देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के समीप एक स्थान पर पहुंचकर देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना का भूमि पूजन किया था। यहां बहने वाली केन नदी को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हिस्से में बहने वाली बेतवा नदी से जोड़कर इन दोनों नदियों के पानी को इकट्ठा कर एक बहुत बड़े भूभाग को पानी देने की बड़ी योजना बताई गई है। बहुत बड़ा सपना इस देश को दिया गया है और ये सपना था अटल बिहारी वाजपेयी का, यानी 2004 के पूर्व देखा गया सपना, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन करते हुए इसकी शुरुआत की। सरकार का कहना है कि इस पर लगभग 44,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इतने बड़े खर्च के बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच फैले बुंदेलखंड के तकरीबन 10 जिलों के अलावा कई और जिलों को भी इसका लाभ मिलेगा। 6 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि सिंचित होगी, 100 मेगावाट से ज़्यादा बिजली बनेगी और 1900 गाँवों से ज़्यादा गाँवों को लोगों को पानी मिलेगा, पीने का पानी। इतनी बड़ी योजना, इतना बड़ा ड्रीम देश के सामने रखा गया। लेकिन केन बेतवा, जो कि भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, ये परियोजना विवादों में घिर रही है। क्यों घिर रही है विवादों में? इसके पीछे के 2-3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। आपने पिछले दिनों इस स्थान पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरों को देखा होगा। देश भर के मीडिया संस्थानों ने उन तस्वीरों को दिखाया और बताने की कोशिश की कि इस प्रोजेक्ट से जो परिवार प्रभावित हो रहे हैं, एक तो उन्हें सही ढंग से मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। कई परिवार, दावा तो है 40% से ज़्यादा परिवारों को मुआवजा नहीं मिल रहा। और ये बात है सिर्फ छतरपुर जिले के उस हिस्से की जहां एक पहला बांध बनाया जा रहा है, जिसे ढोणन बांध के नाम से जाना जाता है। यहां लगभग 30,000 की आबादी इससे प्रभावित हो रही है, जो अपने घर, अपने गांव को छोड़कर, अपनी ज़मीनों को छोड़कर कहीं और बसेंगे, लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस परियोजना का विरोध पर्यावरण से जुड़ी असहमतियों को लेकर भी हो रहा है। पर्यावरण से जुड़ी हानियों को लेकर भी इसकी चर्चा है। क्या है पूरा मामला केन बेतवा से जुड़ा? इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस परियोजना का सर्वाधिक विरोध करने वाले एक ऐसे चेहरे को आज हमने स्टूडियो में बुलाया है, जो इस परियोजना का विरोध करते हुए पोस्टर बॉय की तरह सामने आए हैं। उनका नाम है अमित भटनागर। अमित भटनागर से सीधी बात करेंगे, उनके पॉइंट्स को समझेंगे कि आखिर वे किन मुद्दों के कारण इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं, साथ ही इस परियोजना से होने वाले लाभों को आखिर वे क्यों दरकिनार कर रहे हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। सीधे पॉइंट पे आते हैं। मुझे ये बताइए कि सरकार ने एक इतना बड़ा सपना दिखाया है, वो बुंदेलखंड जो अब तक अपने सूखे के लिए जाना जाता था, उसे एकदम हरा भरा कर देने का सपना है। आपको क्या तकलीफ हो रही है? नहीं, सपना अच्छा है, लेकिन जब मैं सपने की हकीकत देखता हूँ तो मेरा दिल सहम जाता है। मैं इस सपने में यही कह रहा हूँ कि जो सपना दिखाया जा रहा है, सपने का भी कुछ ना कुछ आधार होना चाहिए, है ना? तो मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर ये आप कह रहे हैं कि इतना पानी आप देंगे, तो वो आधार क्या है? आपके किस हाइड्रोलॉजिकल, किस विज्ञान समिति ने कहा कि इतना पानी है जिसकी एवज में आप इतना पानी दे सकते हैं? क्योंकि आपके ही इंटरनल जो लेटर लिख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इतना पानी नहीं है। अगर ये बात सामने आ जाएगी तो लोगों का उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच में जो करार हुआ वो करार टूट जाएगा। ये इनके ही जो जल संसाधन विभाग के अधिकारी कर्मचारी कह रहे हैं कि ये जो आंकड़ा है 2003 का है। आज 25-24 साल पुराने आंकड़े के आधार पे आज की बात कहना मुझे लगता है कि ये बेईमानी। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये चर्चा होनी चाहिए ना कि ये परियोजना फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है। आप इसके फ़ायदे में जो जिनको लग रहा फ़ायदेमंद है वो फ़ायदे की बात रख लें, हम नुकसानदायक लग रहा है हम नुकसानदायक की बात कर लें। अगर हमारा मुगालता है तो वो दूर हो जाए, या सरकार का मुगालता है तो दूर हो जाए। ठीक है, आप 3 बड़े नुकसान बताइए जो इस परियोजना से होने वाले हैं। पहले वो जो पर्यावरण से जुड़े नुकसान है। इस परियोजना में जो बुंदेलखंड का फेफड़ा कहला रहे हैं, रिजर्व टाइगर के 46 लाख पेड़ डूब जाएंगे, कट जाएंगे, डूब जाएंगे। 46 लाख पेड़ डूब जाएंगे सिर्फ ढोणन बांध के निर्माण से। ढोणन बांध के निर्माण, सिर्फ ढोणन बांध। ठीक है, ये जो 46 लाख पेड़ों का आंकड़ा है, ये आपको कहाँ से मिला? ये सेंटर एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट, जिसने उस समय देखा था।
तो उस समय ये लगभग 30 लाख पेड़ थे, जिसके ये 2019 का डाटा है। 2019 से जब ये बांध बन के तैयार होगा, आज से मतलब आज अभी है, इसके 8 साल बाद, तब तक ये संख्या गवर्नमेंट का ही आंकड़ा है कि 46 लाख होगी। मेरा ये मानना है कि ये संख्या 46 लाख से कहीं ज़्यादा होगी। तो आप ये कह रहे हैं कि सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी इस परियोजना से देखकर, जोड़कर। वो कमेटी खुद कह रही है कि इसमें भयानक नुकसान है और 46 लाख पेड़ कट जाएंगे। और इसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी इस योजना का शुभारंभ, भूमि पूजन करने आ चुके हैं। ऐसा ही हुआ है? हाँ, ऐसा ही है इसमें। और इसमें 46 लाख ना पेड़ काटे जाएंगे, बल्कि इसमें पन्ना रिजर्व टाइगर है ना, जो कि अभी देश का सबसे बड़ा बढ़ता हुआ रिजर्व टाइगर है। और यदि हम बुंदेलखंड या छतरपुर ज़िले में देखें तो छतरपुर ज़िले या और पन्ना की एक शान के रूप में हम उसे देखते हैं। रिजर्व टाइगर पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये परियोजना रिजर्व टाइगर को 2 भागों में बांट देती है, जबकि उसकी संख्या, रिजर्व टाइगर की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। पहला बड़ा क्लेम आप ये कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने अपनी ही सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी की रिपोर्ट को दरकिनार किया है जी, उसको नहीं माना है। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि इतने बड़े संख्या में पेड़ काटे जाएंगे और सिर्फ एक बांध उससे बनेगा, एक बांध बनेगा, जबकि अभी इसमें नहर बन रही हैं और चीज़ें हैं, वो पेड़ों की संख्या इसमें अभी नहीं जोड़ी गई है, शामिल नहीं की गई है ना। दूसरा नुकसान मैंने बताया कि पूरा पन्ना रिजर्व टाइगर इसमें चौपट हो जाएगा। तीसरा जो इसमें नुकसान है वो ये है कि 44,000 करोड़ रुपए की बात जो है ना। और इसमें सिर्फ 44,000 करोड़ नहीं जाएगा, क्योंकि ये पूरी परियोजना जिस तरह से है, इसका पूरा पैसे को नहीं जोड़ा गया है। और ये बात सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट ने भी ये बात कही है कि जब आप जैसे यहाँ टाइगर का आप कह रहे हैं कि दूसरी जगह बसाएंगे, ये करेंगे, जो संभव पॉसिबल नहीं है। टाइगर इतना आसान नहीं होता है कि एकदम से एक जगह से आपने हटा दिया, दूसरी जगह चला गया और उसका आपके पास कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं है। लेकिन इन सारी कवायद में अपन ये मान लें ये संभव भी हो जाए तो इस कवायद में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का खर्च होगा। जब इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, और बुंदेलखंड के जो वास्तविक सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, जैसे हमारे छतरपुर जिला है, या ये हम मान लें कि ये परियोजना जहाँ बन रही है किशनगढ़, दिया तरे अंधियारा, किशनगढ़ में ये परियोजना बन रही है, किशनगढ़ के ही पानी गाँव को, आसपास के गाँव को पानी नहीं मिलेगा, जबकि इतना बड़ा जंगल उसका डुबो दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, है ना। बक्सवाहा को पानी नहीं मिल रहा है, जो सबसे सूखा क्षेत्र है छतरपुर जिले का। पन्ना का जो सबसे सूखा क्षेत्र है उसे पानी नहीं मिल रहा, दमोह का सबसे सूखा क्षेत्र उसे पानी नहीं मिल रहा। तो इस परियोजना में इतना सारा पैसा खर्च करके जो वास्तविक सूखाग्रस्त क्षेत्र है उसको पानी नहीं मिल पा रहा। ठीक है, फिर वो 10 जिले, 1900 गाँव और 221 किलोमीटर लंबी नहर किस लिए है? वो पानी लेके कहाँ जा रही है? वो 1900 गांव कहाँ हैं जहां पानी पहुंचाने का दावा हो रहा है? वो 10 जिले कौन से हैं जहां पानी पहुंचाने का दावा हो रहा है? और वो नहर क्यों बन रही है 221 किलोमीटर लंबी? नहीं, वो नहर बन रही है और वो कुछ लोगों को पानी दे रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ ना, अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि मेरे किशनगढ़ के गांव को विरोध पानी इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ वो योजना बन रही है और हमें पानी नहीं मिल रहा है। नहीं, मैं सिर्फ हमारे यहाँ की बात नहीं कह रहा हूँ, क्षेत्रीयता की बात नहीं, मैं क्षेत्रीयता की बात नहीं कह रहा हूँ कि मैं बिजावर का हूँ या किशनगढ़ क्षेत्र का हूँ तो मेरे यहाँ पानी नहीं, बक्सवाहा को भी पानी नहीं है, पन्ना के कलदा क्षेत्र को भी पानी नहीं है। जो बुंदेलखंड का इतना सारा पैसा खर्च हो रहा है अगर, तो जो सबसे आखिरी हाशिए पे लोग हैं जिनके पीने को पानी नहीं है, उनको पानी मिलना चाहिए, मेरा ये कहना है। तो आप मांग इस तरह से कर सकते थे कि 1900 गांवों की बात सरकार कर रही है, इस परियोजना का दायरा और बढ़ाया जाए और इन क्षेत्रों को भी पानी मिले। आपका ये, देखिए, ये जो बड़े डिमांड ये होनी चाहिए थी। जी बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो आप बांध डैम बना रहे हैं ना, डैम की हकीकत ये है कि डैम जो है वो ना अपने किनारे किनारे एक असमानता खड़ी करता है। जहाँ जहाँ से नहर जाती है, नहर के आसपास के लोगों जो है वो नकदी फसल बोते हैं, उसमें ज़्यादा कर्ज लेते हैं, और जो किनारे का किसान है वो रह जाता है। इसकी अपेक्षाकृत जहाँ की समस्या, बुंदेलखंड की समस्या, यहाँ के पुरखों ने इस समस्या का समाधान भी बताया। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसी समय लाल कटोरा मैदान में जो नानाजी देशमुख थे, उनके उससे सीखा कि ये तालाब ज़्यादा कारगर हैं,
है ना। तो वो तालाब बुंदेलखंड के चंदेलकालीन तालाब, बावड़ी, बेहर, छोटे छोटे से तालाब, बलराम तालाब, इससे मनरेगा मजदूरों को भी पैसा मिलता और इसके साथ साथ बुंदेलखंड के उस आखिरी किसान, गरीब किसान, अंदर के लोगों को भी आप पानी दे पाते। ठीक है अमित जी, लेकिन अगर ये बात आप सरकार के सामने रखेंगे तो सरकार आपसे ये कहेगी कि 2005 से लेकर अब तक हमने हजारों बलराम तालाब यहाँ खोद दिए हैं और हम बलराम तालाब को खोदना या तालाबों से जुड़ी योजनाओं को बंद भी नहीं करने जा रहे हैं। उसका इस डैम से क्या लेना देना, वो काम तो चल ही रहा है। नहीं, मेरा इसमें ये मानना है, यदि आप एक खर्चा करते हैं उसके एवज में लाभ देखते हैं कि आपने खर्चा, ये खर्चा आमदनी 98, खर्चा रुपया। यदि आप लोगों को पानी देना चाहते हैं तो आप ये क्यों कि डैम से ही पानी देंगे। यदि आप उतना पैसा खर्च करके अपेक्षाकृत ज़्यादा पानी दे सकते हैं बिना पेड़ काटे तो आपको उस विकल्प पे जाना चाहिए। वही बात तो इनकी सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। लेकिन इसमें दो चीज़ें होती हैं, आप स्टेट फंडेड स्कीम अलग होती हैं और सेंट्रल फंडेड स्कीम अलग होती हैं। ये जल शक्ति मंत्रालय केंद्र की जो संस्थान है वो इस को फंड कर रहा है, तो अगर ज़्यादा पैसा एक बड़े डैम पर खर्च कर रहा है और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो छोटे छोटे तालाब खोद रही है, तो ये दो अलग अलग काम हो गए ना। हाँ, दो अलग अलग काम हो गए, लेकिन उसका रिजल्ट जो आ रहा है उससे फायदा कम और नुकसान ज़्यादा है। एक भयंकर पर्यावरणीय विनाश ला रही है जो इनकी सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। दूसरा, हमारा रिजर्व टाइगर बर्बाद कर रही है, माने इनके जो खुद उसमें कानून का पालन नहीं किया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, इनको पता है क्या कि ये केस जीत जाएंगे कि हार जाएंगे, है ना। और जो इसमें जो एनजीटी में भी केस लगा है, एनजीटी ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि आप इस बात का, एनजीटी ने अभी इसमें कोई निर्णय नहीं दिया, निर्णय होल्ड किया है एनजीटी ने, लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से कही है, आप इसमें उस बात का दावा नहीं कर सकते कि आपका इतना पैसा खर्च हो गया है इसलिए इस परियोजना को आगे बढ़ने दीजिएगा, है ना। आप उसका दावा नहीं करेंगे। ये आदेश देने के बाद एनजीटी ने अपनी चीज़ को रोक दिया था। तो मैं यही कह रहा हूँ कि पहले आपकी खुद की लोकतांत्रिक संस्थाएं जो हैं वो लोकतांत्रिक संस्थाओं से इस बात का रिजल्ट तो आ जाने दीजिए कि ये परियोजना वो क्या है, जनता के पैसे का दुरुपयोग क्यों हो, है ना। देखिए, मैं ये मानता हूं कि केंद्र की और राज्य की योजनाएं अलग अलग हैं, लेकिन दोनों योजनाओं का उद्देश्य तो लोगों को पानी देना ही है। यदि ये केंद्र की योजना ये क्यों नहीं हो सकती कि बुंदेलखंड की जितनी भी इतने सारे तालाब, इतनी सारी तरह की संस्थाएं जो जीर्णहीन है, ये सारा सब है, एक बड़ा पैसा खर्च करके इन सारों को पुनर्जीवित कर दिया जाए, उनकी उनकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को और बढ़ा दिया जाए, नए तालाब खोद दिए जाएं, छोटे छोटे चेक डैम। क्योंकि पूरे देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने बड़ी बड़ी जो परियोजनाएं चल रही हैं वो परियोजनाएं पूरी दुनिया में वो परियोजनाएं खत्म की जा रही हैं, तोड़ी जा रही हैं। चीन में एक बड़ा बांध था, मैं नाम नहीं अभी मतलब दिमाग से मिस कर रहा हूं, वो तोड़ा गया। अमेरिका में ऐसी कुछ जगह ये बांध तोड़े जा रहे हैं, बड़े बड़े, है ना, और छोटी और मध्यम परियोजनाएं लाई जा रही हैं। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, मैं चाहूँगा दर्शक उसको लेकर भी अवेयर हों। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केन बेतवा प्रोजेक्ट के विरुद्ध एक मामला चल रहा है, वो मामले के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए। वो मामला कब शुरू हुआ, क्योंकि हम कोई डॉक्यूमेंट लेकर तो बैठे नहीं हैं, लेकिन मैं अगर कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे तो मैं ज़रूर लूँगा ताकि दर्शकों को भी दिखाऊं कब वो मामला शुरू हुआ था, कौन उस मुकदमे को लड़ रहा है, उसके याचिकाकर्ता कौन है और वर्तमान में वो मुकदमा किस स्टेज पर है। क्योंकि इसमें कुछ तरह की क्लियरेंस मिली थी जो अनुमति लेनी होती है। एक इनको पर्यावरणीय अनुमति मिली थी, एक इनको वाइल्ड लाइफ से संबंधित वन जीव वाली अनुमति मिली थी। इसमें पर्यावरण वाली जो अनुमति है उसको लेकर और वाइल्ड लाइफ वाली जो अनुमति है उसे लेके हिमांशु ठक्कर जी और मनोज मिश्रा जी जो है इन्होंने एनजीटी में और सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिकाएं दाखिल की थी। ठीक है ना। कब की थी? ये इन्होंने 2017 के लगभग जब ये मिली, 2017-18 के लगभग इन्होंने दायर की थी। इसमें 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी ने अपना एक निर्णय दिया था कि आप वो दावा नहीं करेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में इसमें सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी जो थी उससे कमेटी को यहाँ रिपोर्टिंग और इसमें पूरे के लिए भेजा था। 2019 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। उस रिपोर्ट में कुछ बातें उन्होंने ये लिखी थी कि इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व का एक बड़ा क्षेत्र है, 6200 हेक्टेयर क्षेत्र इसमें जा रहा है, लेकिन इस क्षेत्र के जाने से ये दो भाग में डिवाइड हो रहा है। इसमें जो पर्यावरणीय इनको जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो इनको अनुमति मिली है
उस अनुमति में जो कुछ बातें हैं उनकी समझनी, मतलब ये अनुमति नियम के तहत नहीं मिली है ना। अच्छा। क्योंकि किसी भी तरह का ऐसा आप निर्माण नहीं कर सकते कोर एरिया में जिससे वन्य जीव को फायदा ना हो, ठीक है। जबकि ये तो उसे दो भाग में बांट रहा है, नुकसान कर रहा है, ठीक है ना। अब मुझे ये समझाइए, आप कह रहे हैं 2019 में सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ही गठित की, उसने नेगेटिव रिपोर्ट इस योजना को लेकर दी थी, लेकिन 19 से लेकर 2026 आने में बैठे हैं हम, और प्रधानमंत्री देश के इस योजना का भूमि पूजन करके चले जाते हैं। क्या इन 7-8 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखा कि उसकी ही कमेटी इसके नेगेटिव रिपोर्ट दे रही है और ये योजना तो यहाँ शुरू हो चुकी है और देश के प्रधानमंत्री उसको शुरू कर गए? हाँ, ये तो आप मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है फिर? वर्तमान में यही सारी बहुत सारी चिंता के विषय हैं, जिसमें एक चिंता का विषय ये भी है कि उनकी लोकतांत्रिक संस्थाएं, माने एनजीटी में वो केस चल रहा है, उसमें निर्णय नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा है, निर्णय नहीं आया है ना। और आपको कैसे पता है कि वो निर्णय किस पक्ष में आएगा? निर्णय आ जाने दीजिए, फिर आप उस परियोजना को लागू कीजिए ना। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 44,000 करोड़ रुपए का बजट केंद्र की सरकार लॉन्च कर देती है, प्रधानमंत्री भूमि पूजन कर जाते हैं, और अभी ये पूरी योजना सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर संशय में है। हाँ, जब फैसला नहीं आया है तो उसमें तो प्राथमिकता वो उसके पक्ष में भी आ सकता है, उसके विपक्ष में भी आ सकता है। और ख़ास तौर से जब उनकी सेंटर एम्पावर्ड कमेटी ने कुछ विषयों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये भी लिखा कि इसमें विकल्पों की तलाश नहीं की गई है ना। मैं यही बात कह रहा हूँ कि इसमें जब विकल्प हैं हमारे पास कि हम कम पैसे में ज़्यादा लोगों को हम पानी दे सकते हैं, उसका स्थायी और वास्तविक हल निकाल सकते हैं, और बिना पर्यावरणीय विनाश किए, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, और सांप कई कम समय में मर जाए, तो फिर उस रास्ते पे क्यों नहीं जा रहे हैं? ये बात मेरे भी समझ में नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी बात, जब मैं ये बात पूछ रहा हूँ तो मेरे ऊपर केस लगा दिए जा रहे हैं और लोगों के ऊपर केस लगा दिए जा रहे हैं। तो इससे संशय लगता है कि आप बातचीत करने को तैयार नहीं है, आप मेरी आवाज़ दबा रहे हैं। जब आपके पास जवाब है, मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही सही हूँ, अगर आपके पास इस बात का तर्क है, आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, तो आप अपने जवाब से मुझे निरुत्तर कीजिए या मुझे अपडेट कर दीजिए। मैं उस शब्द को ज़्यादा कहना पसंद करूँगा। तो ये मोटे मोटे कारण आपने बताए जो पर्यावरण से जुड़ी आपकी असहमतियाँ हैं कि ये पर्यावरण को लेकर क्षति पहुँचाने वाली योजना है जी, लेकिन वहाँ तेज़ी से काम शुरू हो गया है जी, आप उसका विरोध कर रहे हैं, इसके बावजूद वहाँ सरकार काम कर रही है। आप इस योजना का भविष्य क्या देख रहे हैं? मैं इस परियोजना को इस तरह से देखता हूँ कि ये दरअसल बुंदेलखंड को पानी देने की योजना नहीं है, बुंदेलखंड से पानी ले जाने की योजना है। उसके पीछे मेरे 2-3 तर्क स्पष्ट रूप से हैं कि कैन नदी जो है वो समुद्र तट से जिस ऊंचाई पे बह रही है, बेतवा नदी जिस ऊंचाई पे बह रही है, ये 500 मीटर के लगभग ऊंचाई पे, 532 मीटर के लगभग ऊंचाई पे है, जबकि बेतवा नदी जो है 567 समुद्र से 567 मीटर की ऊंचाई पे बह रही है। एक नीची बहती हुई नदी का पानी जो है वो अपने से ऊपर बहती हुई नदी में डालना। दूसरा ये है कि इसमें सरप्लस पानी जिसमें है, जो बड़ी नदी है उसका पानी कम और उस पानी में डालने का मतलब है ना। लेकिन इसमें कैन नदी बेतवा नदी से छोटी नदी है, उसकी लंबाई में भी, उसमें जो जल है जितना वर्ग किलोमीटर, वो लगभग बेतवा में दुगना है। और दोनों एक ही समय पानी ज़्यादा होता है और एक ही समय पानी कम होता है, क्योंकि एक ही जगह की नदियाँ हैं, लगभग एक ही तरह के मौसम के पास की नदियाँ हैं। लेकिन एक छोटी नदी का पानी बड़ी नदी में डाला जा रहा है। और इसमें ये नदी जोड़ परियोजना नहीं है, क्योंकि जोड़ने का मतलब तो तब होता है कि जब कैन का नदी पानी बेतवा में भी जाएगा, बेतवा का नदी पानी कैन में भी जाएगा, बेतवा का पानी तो कैन में आ नहीं रहा है। और बेतवा ये नदी परियोजना में जो देखता हूँ कि कहीं ना कहीं ये मानव के बीच में संघर्ष खड़ी करेगी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जनता के बीच में संघर्ष खड़ा होगा। ये मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की जनता के बीच में संघर्ष खड़ा होगा कि नहर के किनारे और नहर के दूर के लोगों के बीच में, ह्यूमन और
एनिमल के बीच में संघर्ष खड़ा हो चुका है और एनिमल के बीच में भी संघर्ष खड़ा होगा। जनता का हम एक बड़ा जंगल बुंदेलखंड के फेफड़े खो चुके होंगे। गर्मी जो बांदा में है और खजुराहो में है वो कहीं ज़्यादा हीट होगी, कहीं ज़्यादा टेम्परेचर होगा, उस समय हम रो रहे होंगे, लेकिन हमारे पास जंगल हम उगा फिर नहीं सकते हैं। हजारों लाखों साल पहले का बना हुआ जंगल है और हम किसी को दोष दे रहे होंगे, लेकिन हम दोष देने से उस समय कुछ निकलेगा नहीं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, जिस तरीके से आपने पर्यावरण से जुड़े नुकसान इस प्रोजेक्ट को लेकर बताए हैं, आप जब इस प्रोजेक्ट के विरोध में बैठते हैं धरने पर, पिछले दिनों जो तस्वीरें हमने देखी वो बांध स्थल पर आप लोग धरना कर रहे थे, आपके साथ बहुत सारे ग्रामीण भी थे, गले में एक रस्सी बांधकर, पानी में डूबकर, मिट्टी लगाकर, वो ऐसी तस्वीरें थी जिन्हें देखकर लग रहा था कि ये बड़ा विरोध प्रदर्शन तो है। ये जो ग्रामीण आपके साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, ये सब पर्यावरणीय क्षति को लेकर विरोध कर रहे हैं या फिर अपने मुआवजे को लेकर विरोध कर रहे हैं? देखिए, ये जो उनका विरोध है, ये पर्यावरणीय बात एक अलग है जो हम सरकार के साथ लगातार कहने चाह रहे हैं, लेकिन सरकार का इसमें कोई जवाब नहीं आ रहा, मेरे कई पत्र लिखने के बावजूद, है ना। लेकिन एक बात जिसमें सरकार भी वो कह रही है और मैं भी जिस बात को कह रहा हूँ, जिस बात पे मैं और सरकार दोनों एक साथ, मतलब सभी एक साथ हैं। देखिए, ये परियोजना तो बन रही है, इस परियोजना में भूमि अर्जन कानून 2013 लागू हो रहा है, ये बात सरकार खुद अपने डॉक्यूमेंट्स में कह रही है, ये बात मैं भी पढ़ रहा हूँ। मैं भी ये कह रहा हूँ कि अगर ये परियोजना में कानून लागू हो रहा है तो उसका पालन होना चाहिए, ग्राम सभाएं होनी चाहिए, लोगों को जानकारी देना चाहिए, लोगों का मुआवजा 4 गुना वाला जो मुआवजा है वो मिलना चाहिए लोगों को, है ना। इसमें जो लोगों की आपत्तियां वो लिखी जानी चाहिए, पारदर्शी तरीके से सर्वे होना चाहिए। कम से कम लोगों को अगर आप वहाँ से हटा रहे हो, जिनके त्याग पे ये परियोजना है, जिनसे आप जल, जंगल, जमीन, आजीविका सब कुछ छीन रहे हो, कम से कम उनका एक सर्वे करके एक उचित मुआवजा तो देना ही चाहिए। इतना तो बनता ही बनता है सरकार का। जब ये बात हम सरकार से कह रहे हैं तो सरकार हमारे साथ मारपीट कर रही है। आप ये कल्पना कर सकते हैं, मतलब मैं सिर्फ इससे अलग हट के एक बात कह रहा हूँ कि मैंने कभी नहीं देखा, हमारा क्षेत्र डाकू प्रभावित रहा है, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, या अभी भी मैं देखता हूं तो मैं जब भी पुलिस के पास जाता हूं कि बच्चियों की सुरक्षा को लेके या कहीं, तो वो कहते हैं पुलिस बल की कमी है, आप भी सुनते होंगे। लेकिन यहाँ 2-2 हजार पुलिस आपने देखी, इसमें 800-800, 900, 3-3 हजार पुलिस लोग खड़े हुए हैं। किस लिए खड़े हुए हैं? मकान तोड़ने के लिए। लोगों के मकान का सीधा सीधा ये कानून है, कानून की भूमि अर्जन कानून 2013, लारा एक्ट 2013, ये स्पष्ट रूप से ये कहता है 28(1), 28(2) धारा कि जब तक उनका मुआवजा पूरा नहीं दे दिया जाएगा तब तक कलेक्टर उस जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सकता। दूसरी ये कहती है कि जब वो डूब में आ रहा हो उससे 6 महीने पहले उनका मुआवजा पूरा दे दिया जाना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि ढोणन डूब में आ रहा है, इसका मतलब सभी का मुआवजा 6 महीने पहले दे दिया गया क्या है? क्या यदि नहीं दिया गया है तो क्यों नहीं दिया गया है? नहीं, सरकार का दावा तो ये है कि 90%, 95% से ज्यादा का मुआवजा दे। मैं सरकार के ही दावे पे आता हूँ। अधिनियम क्या कहता है? सभी लोग डूब में आएगा तो सभी डूबेंगे। डाटा वाली बात में तो सरकार की 90% या 95 मान लेता हूँ। 95 में 5% लोगों का क्यों नहीं दिया गया? वो कौन लोग हैं, है ना? 5% माने 1000 लोग अगर हैं तो 5% कितने होते हैं उसके? इतने सारे लोग, इतने सारे बच्चे, परिवार कहाँ जाएंगे? आपने स्कूल क्यों तोड़ दिया जब सभी का मुआवजा नहीं दिया? और ये तो डूब में आ रहे गांव हैं, ये तो गांव तो घर डूब जाएंगे, आप उनको तोड़वा क्यों रहे हैं? क्योंकि आपने भयंकर भ्रष्टाचार किया, इतना भयंकर भ्रष्टाचार किया है कि जो लोग वहां कभी नहीं रहते थे उनका मुआवजा है 17,000, 23 लाख, 24 लाख, 25 लाख, उनके सब बच्चों के नाम जोड़े हुए हैं। जो लोग वहाँ पीढ़ियों से, सदियों से रहते हैं, जिनकी ज़मीन, आजीविका सब कुछ आपने अधिग्रहित की है, उनका मुआवजा है 60,000 रुपये। उनका जीवन आपने बर्बाद कर दिया। उनके घर इसलिए तोड़े जा रहे हैं क्योंकि आप अपने भ्रष्टाचार को छुपा रहे हैं। लोग कौन इस भ्रष्टाचार में लिप्त है? किस तरह के प्रमाण आपके पास हैं? सिर्फ इंटरव्यू देने से काम हो जाएगा या फिर कुछ प्रमाण आपने जुटाए? मैं स्पष्ट रूप से कौन कौन शामिल है इस भ्रष्टाचार में? मैं जब गांव में गया, खरियानी गांव है ना, जो सबसे पीछे का गांव है, और मैंने वहां जब देखा, वहां 11 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा गया है सिर्फ मकान का। सिर्फ एक गांव में? सिर्फ एक गांव में मकान का, वो भी आबादी वाले मकानों का। उस 11 करोड़ में से 8 करोड़ रुपए, मैं आपके सामने ये कह रहा हूं कि 8 करोड़ रुपए फर्जी
ही बांटा गया है। जो लोग वहाँ नहीं थे वो पैसा अधिकारियों के और दलालों के और नेताओं के पास गया है। जो लोग वास्तव में जिनका सब कुछ जा रहा है, जिनकी आजीविका जा रही है, उन लोगों के मकानों का किसी का 80,000 आया है, किसी का 60,000 आया है। इसी के अगर 305 नंबर में हम देखें, इनका जो अवार्ड है 305, 306, 307 तीन मुस्लिम फैमिलीज़ के नाम इसमें हैं, जबकि उस गांव में कभी मुस्लिम रहे ही नहीं और 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा का मुआवजा ये लोग ले गए। जो हमारे एक मिश्रा जी हैं, बैंक में यहाँ पर मैनेजर हैं, उनका और उनके बेटे के नाम पर 8 लाख से ज़्यादा का मुआवजा आया, 8,61,000 रुपये का मुआवजा आया हुआ है। जबकि उनका कोई मकान के नाम का, जबकि उनका कोई मकान वहाँ बहुत पहले था जो बाढ़ में बह गया था। वो खुद जब गांव जाते रहे, उनकी ज़मीन वहाँ है, जब वो गांव जाते रहे तो वो खुद हरिराम मिश्रा जी ऐसी किसी नाम के व्यक्ति के यहाँ कमरे पे खुद उनके रुकते थे, जिनका कोई कमरा नहीं है, एक कमरा तक नहीं है। उनका मुआवजा 8.5 लाख रुपए है। जबकि वहाँ पे परसू आदिवासी है, चरण आदिवासी हैं, ऐसे कई आदिवासी हैं, ऐसे कई ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं जो भ्रष्टाचार के लिए इनको पैसे नहीं दे पाए। उनका मुआवजा 80,000 रुपये, 60,000 रुपये। चरण आदिवासी का अभी 30,000 रुपये मुआवजा उसके मकान का आया था, जबकि उसके 3 कमरे 3 घर हैं। ठीक है, आप लंबे समय से उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और बहुत व्यापक स्तर पर अपने लोगों से जुड़ाव बनाकर वहाँ सर्वे किया। ऐसी कितनी शिकायतें हैं जो करप्शन से जुड़ी हैं? आप ये देखिए कि ऐसा, देखिए ये व्यक्ति डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी हमको बात करनी है तो डेटा रखना पड़ेगा। लेकिन इस बात को भी समझना पड़ेगा कि यदि मैं ये कह रहा हूँ कि एक घर में 4 लोगों का मुआवजा आ गया है और 3 लोगों का नहीं आया, एक माता पिता में सिर्फ पिता का आ गया है और बेटी का नहीं आया, तो वो पूरा परिवार प्रभावित होता है। हमारा भारत अभी नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कितनी शिकायतें और आपने इन शिकायतों को किस लेवल पर कितनी बार दिखाया, बताया और इसका समाधान क्यों नहीं हो पाया? इसमें 2 तरह के लोग हैं। हाँ। एक जो अपात्र हैं, एक जो पात्र हैं। इनका बहुत कुछ जा रहा है, गांव के बदले आप कुछ दे नहीं सकते। अपात्र लोग बहुत बड़ा पैसा और अच्छा पैसा ले गए, जबकि वो पात्र नहीं थे। और जो लोग पात्र थे उनको बहुत कम पैसा दिया है। हर परिवार, अगर अपन 2% लोगों को छोड़ दें तो 98% लोग ऐसे हैं जिनके मकान गलत नापे गए हैं, जिनका पेड़ छोड़ दिया गया है, जिनका चबूतरा छोड़ दिया गया है, जिनके बच्चों को, एक पूरे व्यक्ति को छोड़ दिया गया, उसके पैकेज का पैसा नहीं आया है, उनके ज़मीन का छोड़ दिया। 98% लोग, कोई सिर्फ 2% लोग ये कह सकते हैं कि मुझे ये एक पर्याप्त तो ठीक ठीक मुआवजा मिला है ना। 98% लोग आज भी लड़ रहे हैं, आज भी शिकायत कर रहे हैं। आज भी आप यहाँ पर, इनने इतना डर भय का वातावरण बनाया। आज भी आप कलेक्ट्रेट चले जाइए, पूरे ज़िले में लगभग मेरा ये मानना है कि 1500 प्लस गांव हैं। 1500 प्लस गांव और इसके 14 गांव छतरपुर ज़िले में आते हैं। तो 1500 गांव और एक तरफ 14 गांव, 1500 गांव की जितनी शिकायतें नहीं आ रही उतनी 14 गांव की शिकायतें आनी। हर बार किसी का भी जन सुनवाई में 1% का भी अगर हल निकला हो तो बहुत बड़ी बात है। 99% का हल नहीं निकल रहा, लेकिन बेचारे फिर भी इस आशा में ज्ञापन, प्रदर्शन ये सब कर रहे हैं। और इस सब के बाद उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर FIR हो रही है, उनके ऊपर मारपीट हो रही है, उनके ऊपर पानी डाला जा रहा है। आप ये देखिए कि गांव के लोग मुख्यमंत्री जी तक शिकायत करने जाते हैं, इसके बावजूद भी उनके घर गिरा दिए जाते हैं बिगर मुआवजा दिए। गांव के गांव गिरा दिए जाते हैं, गहदरा और ऊपर के 7-8 गांव गिरा दिए गए बिगर मुआवजा दिए। आप इसे, मैं क्या कहूँ, इसे किसी लोकतांत्रिक देश की किस प्रणाली में मैं मानूं कि जो लोग, जो नेता, जो अधिकारी, कई नेताओं ने, मेरे पास इस बात के प्रमाण नहीं है, कुछ दिनों बाद मैं प्रमाण के साथ आपके पास बैठूंगा, कई अधिकारियों ने, नेताओं ने होटल बना लिया आलीशान, कई लोगों ने बेशकीमती ज़मीनें खरीद ली। जो हमारे गांव का आदिवासी है, हमारे गांव का किसान है, हमारे गांव का वहाँ का रहने वाला है, वो आज अपने बच्चे को लेकर इस भीगते पानी में, इस भीगते हुए मौसम में, इस तपिश भरी धूप में वहाँ पर बीमार पड़ा हुआ है और कहीं पन्नी और तिरपाल लगाकर वो बनाया हुआ है। गहदरा में 68 लोगों के मुआवजा, जिसके ना ज़मीन का आया, ना मकान का आया, ना पैकेज आया, 68 लोगों के मकान गिरा दिए गए, उनको 1 रुपये नहीं मिला। वो लोग कहाँ जाएंगे? उनके पास क्या इतना पैसा है? वो
कहाँ ज़मीन बनाए हुए हैं, कहाँ उनकी बच्चियां हैं, कहाँ क्या है। ये गांव में अगर आप जाएंगे तो आपका कलेजा फट जाएगा। और इस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अत्याचार, एक गांव के ऊपर पूरे उनने लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं कि तुम्हारा नाम था, जिस चाय को पकड़ लेंगे तेरा नाम था, तुम भी पत्थर वाले में शामिल थे। अब वो रोएगा बेचारा, 60,000 रुपये देगा, फिर छोड़ दिया जाता है। ये चल रहा है। हाँ, उसको भी हम थोड़ा सा समझ लें। अमित भटनागर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने 1-2 बार वहाँ प्रदर्शन किया और उस दौरान बवाल हुआ। कितने लोग उस बवाल में प्रभावित हुए हैं, उन लोगों पर मुकदमे लादे गए हैं और वर्तमान में क्या स्टेटस है उन मुकदमों का? देखिए, मुझे अभी वर्तमान की स्थिति तो नहीं पता, क्योंकि मैं उस मुकदमे में नहीं था, और दूर दूर तक नहीं था। इसलिए मैं अपने परिवार के साथ था, माताजी बीमार थी और वहीं था, और उनके ड्रोन कैमरे की फ़ोटो में भी कहीं नहीं हूँ, है ना। तो मेरे परिवार के द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि हम नहीं हैं, तो मेरे तो अभी जांच चल रही है, मुझे ऐसा बताया गया है कि शायद आप नहीं थे तो आपका नाम हटाया जाएगा। अब वो जो भी हो, हटाया जाए नहीं हटाया जाए, है ना। हम लोग तो बात वर्तमान में स्थिति ये है कि 21 लोग उसमें जेल में गए और उन्होंने आवेदन, जज ने उनको जमानत दे दी है। कुछ लोग तो नाबालिग थे, नाबालिग लोगों को भी जेल में डालना उचित है या अनुचित है, ये सरकार को देखना चाहिए। 15-16 साल की उम्र के भी कुछ लोग गए और ऐसे पकड़ लिए गए कि मोस्टली लोग, ज़्यादातर लोग उसमें शामिल नहीं थे। ये एक तरह का षड्यंत्र था। जो गाड़ियाँ तोड़ी गई, कोई उनके पास वीडियो फोटो नहीं है। गाड़ी वाली जो है, ये एक मनगढ़ंत कहानी है। लोगों के और पुलिस के बीच में आपसी झड़प हुई है, ये बात मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन इसके बीच में जो गलती है, बिगर नोटिस दिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, अगर आपने मुआवजा पूरा भी दे दिया तो बिगर नोटिस दिए आप गांव को खाली नहीं करा सकते। सरकार इस मामले में 2-3 दफ़ा आपको गिरफ्तार कर चुकी है। आप पर आरोप लगते हैं कि आप जनता को भड़का रहे हैं और इस तरह से इकट्ठा करते हैं लोगों को कि वो जनता फिर प्रशासनिक अधिकारियों पर, गाड़ियों पर हमले करने में सामने आ जाती है। मैं जब भी आंदोलन में रहा, मैं जिस भी आंदोलन में खड़ा रहा, किसी आंदोलन में पत्थर तो दूर कंकड़ भी नहीं चला। हमारे ऊपर छतरपुर में लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद हमारे 10 से 12 हज़ार लोगों ने पूरे मार्च निकाला, लेकिन इतनी सी भी हिंसा नहीं हुई। पुलिस भली हमको जो भी लाठी चलाए, पुलिस जब लोगों के साथ अत्याचार करती है और उनको बार बार प्रोवोक किया जाता है, जैसे हम लोग रहते हैं तो हम लोग तो बातचीत को निपटा लेते हैं, है ना। हमारे साथ बहुत सारे कैमरा फोटो वाले लोग भी रहते हैं, तो वो पत्थर वाले, ये सारी चीज़ें, घटनाएं, कौन चला रहा कौन नहीं चला रहा, ये आ जाती है। लेकिन जिस घटना में मैं नहीं रहता हूँ, उसी में क्यों पत्थर जनता चलाती है? तो ये तो मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया, और मुझे आज तक वो आदमी नहीं मिला जिसने पत्थर चलाए, वो महिला नहीं मिली जिसने पत्थर चलाए। ये सारा पुलिस का और इन सब का, इस आंदोलन को, क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इसीलिए ये अत्याचार कर रहे हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि मकान क्यों गिराए जा रहे हैं, मकान तो वैसे ही डूब में आएंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये गाँव अगर ढोड़न डूब में आ रहा है तो 6 महीने पहले इसका मुआवजा क्यों नहीं बांट दिया गया? कलेक्टर साहब एक काम क्यों नहीं करते? ये बता देना, इतने लोग प्रभावित हैं, इनका मुआवजा आ गया, इनका नहीं आ गया, एक सूची दे दें। और मैं ये कह रहा हूं कि यदि किसी भी गांव में 90% लोगों का मुआवजा आ गया होगा, 90% का, मैं 95 भी नहीं कह रहा हूं, 90% का, मैं तो कह रहा हूं कि 80% का भी मुआवजा किसी गांव का आ गया होगा, तो अमित भटनागर अपने सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा और कलेक्टर साहब के यहाँ मैं क्लर्की या गुलामी करने लगूंगा बिगर पैसे लिए। लेकिन हकीकत ये है कि बहुत सारे लोग छूट रहे हैं, बहुत सारे लोग छूट रहे हैं। उनके ऊपर संवेदनापूर्वक विचार होना चाहिए। और आप कह रहे हैं कॉन्स्पिरेसी होती है, जब आप नहीं होते तब पत्थर चल जाता है, फिर मुकदमे हो जाते हैं। इस कॉन्स्पिरेसी का दायरा क्या थोड़ा और भी बड़ा हो सकता है? क्योंकि बीच में आपकी इमेज को डेंट करने की कोशिश की गई, इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर बहुत लिखा गया कि अमित भटनागर इस पूरे विरोध प्रदर्शन की एक बड़ी कीमत चाहते हैं सरकार से, करोड़ों रुपए में। देखिए, मैं अगर ये सारी कीमत चाहता सरकार से, तो सरकार से कीमत की क्या ज़रूरत थी? मैं भी दलाली करने लगता। जैसा ऑफ़र सरकारी कर्मचारियों ने कई बार दिया कि भाई आप भी अपना भला करिए, दूसरे आपके जो लोग हैं वो बताइए। मेरे साथ जितने जुड़े हुए लोग हैं या इस आंदोलन में जितने जुड़े हुए लोग हैं, सब इस बात का खामियाजा भुगत रहे हैं। इतने सारे केसेस लगाए जा रहे हैं, बात पैसे की नहीं है। आपको इस योजना में खामोश रहने के लिए ऑफर आया है? डराया गया और
घुमा फिरा के लालच भी दिया गया। जब 8 फरवरी को मैं जब उस परियोजना में मैं गया था, 9 को मेरे को गिरफ्तार बाद में किया गया, 8 को मेरे को डराया गया था। मेरे से ये कहा गया था कि अगर आप इस परियोजना से या इधर आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे तो आपका जीवन बर्बाद कर दिया जाएगा और आप आराम से रहिए, आपका कोई काम हो आप बताइए। आप ये आदिवासी लोग हैं, ये पैसे का क्या सदुपयोग कर रहे हैं, इतना शराब पी रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, आप अपना जीवन देखिए, अपने जीवन को अच्छा बनाइए। आपके जीवन पर क्या क्या असर पड़ा है इस पूरे विरोध प्रदर्शन का जो साल भर से आप कर रहे हैं? मैं ऐसा अभी तो मतलब मैं तो ये देख रहा हूँ कि मेरे देश की स्थिति बहुत ख़राब है। और रही बात मेरे जीवन की, तो मेरे जीवन में जो सबसे प्रमुख चीज़ें थीं, मेरी माँ का जो प्रेम है। मेरी माँ कई बार बीमार पड़ी और मेरी माँ को अटैक भी आया। मेरा बेटा जो मैंने उससे वादा किया था कि मैं इस बार 8वीं क्लास में बोर्ड में है और मैं उसे पढ़ाऊँगा और मैं उसका ज़्यादा ध्यान रखूँगा, है ना। तो वो नहीं कर उसको पाए। वो भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ और मैंने उससे कहा कि बेटा इस बार नहीं देख पाऊँगा। माँ की स्वास्थ्य खोया मैंने। और मतलब मैं बहुत ज़्यादा जो मैं देख रहा हूँ देश की अपनी स्थिति की, पुलिस, इतनी सारी पुलिस बेटियों की सुरक्षा के लिए पुलिस नहीं है, चोरी और इतनी सारी गांव-गांव में अवैध शराब बेची जा रही है, पुलिस नहीं है, लेकिन लोगों के घर मकान गिराने के लिए पुलिस है। मोदी जी ने कहा था 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, लेकिन जो गांव तोड़े जा रहे हैं वो ज़्यादातर कच्चे मकान हैं और मकान देने की बात अलग, मकान छीने जा रहे हैं। कानून की बात करना इस देश में जुर्म हो गया। अगर आपने ये कह दिया कि सर कानून और नियम अधिकार ये कहता है, तो आप समझ लीजिए आप सबसे बड़े अपराधी हो गए। आज मैं एक केस से बाहर आता हूँ, दूसरे केस में मुझे बंद कर दिया जाता है। मैं गांव में धारा लगाने की बात कह रहा हूँ कि धारा 11 लगाइए, धारा 15, धारा 19 सर्वे करिए। ये बार बार सर्वे की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर आपने धारा 16 के तहत एक बार सही तरीके से सर्वे किया होता तो क्या कलेक्टर साहब को बार बार सर्वे करना पड़ता? और इतने बार सर्वे करने के बाद उसकी रिपोर्ट कहाँ है? यदि वो सर्वे हुआ है तो उसकी रिपोर्ट कहाँ है? पिछली बार जब मैं फरवरी में बाहर आया था, जब ये सारा पत्थर और ये सारा विवाद और लोगों ये सब हुआ, मुझे जेल भेजा, 4 दिन मुझे अनधिकृत तरीके से जेल में अंदर रखे रहे ये लोग, सिर्फ 151, कहीं बिजावर से लौकुश नगर। उसके बाद इन्होंने कहा था सर्वे कराएंगे, वो सर्वे रिपोर्ट आज तक नहीं आ पाई। इन्होंने कहा था ग्राम सभा करेंगे, ग्राम सभा को मजाक समझ के रखा हुआ। ग्राम सभा क्या होती है? कलेक्टर साहब कहीं जाते हैं, एक आध बार बैठ गए, बातचीत कर ली। ग्राम सभा वो चीज़ होती है कि पहले मुनादी, गाँव के लोग मालिक होते हैं, वो अपना निर्णय लेते हैं। ग्राम सभा ये थोड़ी नहीं कलेक्टर साहब चले गए, जिस दिन मुंह उठा के उसी दिन ग्राम सभा हो गई। ग्राम सभा की पहले से सूचना दी जाती है, पहले से जानकारी। ग्राम सभा होती ही नहीं, जनता मालिक है, लेकिन उसको भिखारी और उसको तो इन लोगों ने ऐसा बना के रखा हुआ कि क्या बोले। ठीक है, इस पूरे आंदोलन को जिसे आप खड़ा कर रहे हैं पिछले साल भर से, इस आंदोलन में कांग्रेस भी पार्टिसिपेशन कर रही है। अब जीतू पटवारी पिछले दिनों केन-बेतवा प्रोजेक्ट का विरोध करते हुए नजर आए और इस इलाके का उन्होंने दौरा किया जहां आप विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों से मिले। वो कांग्रेस की क्या भूमिका है? क्या कांग्रेस के नेता भी आपके टच में हैं, आपके आंदोलन से सहभागी बनना चाह रहे हैं, इस मुद्दे को उठा रहे हैं? देखिए, ये एक व्यापक स्तर पे भ्रष्टाचार है जिसे दबाने के लिए लोगों पे अत्याचार किया जा रहा है। कम से कम परियोजना में लोगों को तो लाभ दिया जाना चाहिए था, और भ्रष्टाचार तो होता है, नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। नहीं, मैं कांग्रेस के लिंकअप की बात कर है रहा हूं। ना। तो ऐसी परिस्थिति में सभी को आना चाहिए। खासतौर से यहाँ जो लोग हैं, कई लोगों को तो आधार कार्ड और राशन कार्ड और परिचय पत्र में अंतर ही नहीं पता, उनको डॉक्यूमेंट ही नहीं पता, उनका एजुकेशन लेवल जो है या आप इस सारी चीज़ों का जो स्तर है, जिसे हम अभी नए समय में कह रहे हैं, बहुत लो है। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, तो ऐसे समय में ऐसे लोगों की मदद की जानी चाहिए। जीतू पटवारी से आपकी बात हुई? जीतू पटवारी जी आए थे, जेल के अंदर आए थे, मिले थे, और मैंने ये कहा था, मैंने बीजेपी के से लेके सारी पार्टी के नेताओं से, मैं अखिलेश यादव जी से भी मिला था, समाजवादी पार्टी, मैंने हर व्यक्ति से, समाज के सभी संगठनों से, सभी से अपील की थी। सिर्फ एक कांग्रेस नहीं, सभी से ये अपील की है कि हमको इन जिनके अंदर जो खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, इनके साथ अन्याय नहीं हो, क्योंकि विस्थापन के बाद बहुत गलत परिस्थिति खड़ी हो जाती है, क्राइम बढ़ जाता है,
महिलाओं से संबंधित दूसरे तरह के अपराध बढ़ जाते हैं और चीज़ें बढ़ जाती हैं। इससे सिर्फ वही लोग नहीं जो प्रभावित हैं, जो प्रभावित नहीं भी हैं, वो बड़ा बड़ा दायरा वो होता है। एक चर्चा ये भी थी कि राहुल गांधी इस प्रदर्शन में, इस आंदोलन में उतर सकते हैं जी, इस संबंध में आपके पास कोई संपर्क है, आपकी कोई बात हुई? मुझे भी एक बताया गया था, चूँकि मेरे फ़ोन मेरे पास अभी नहीं है, पुलिस के पास जब्त हैं। मेरे पास भी उस समय फ़ोन आया था, मेरे से उस समय पूछा गया था और बात हुई थी कि राहुल गांधी जी आना चाह रहे हैं। उनके कोई स्टाफ का व्यक्ति था कि राहुल गांधी जी इस प्रोटेस्ट में आने की संभावना है, आप लोग कैसा देखते हैं? तो मैंने यही कहा कि हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ, देखें, समझें, एज़ अ लीडर नहीं, है ना। मैं जीतू पटवारी जी और उनके जो कांग्रेस के एक बड़े लीडर हैं विक्रांत भूरिया जी, जो आदिवासी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी आए, उन्होंने खुद वहाँ रुके, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो रुक रहे हैं, देखो, समझो और जहाँ गलत लगे वहाँ बोलो। बीजेपी का कोई नेता आपके टच में है, वो आपसे बात कर रहा है? मैंने तो बहुत सारे लोगों से ये बात कही है। अभी मेरे लीडर कोई विशेष टच में नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरा मोबाइल भी नहीं है ना। लेकिन मैं उन गाँवों में जा रहा हूँ, चीज़ों को देखने समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सरकार ने हमारे साथ बार बार झूठ बोला है, धोखा दिया, लेकिन सरकार के साथ भी मैं आशा भरी नज़रों से देखता हूँ कि शायद वो अब न्याय करें, बातों को सुनें, जितने ज़्यादा ज़िंदगियों को हम बचा सकें, एक व्यवस्थित जीवन दे सकें, वो मेरा प्रयास है। चलिए, तो निश्चित रूप से जो आपकी आशा है, हम भी वही आशा कर रहे हैं कि सरकार उन लोगों की बात सुने जो इस पूरी परियोजना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, मुकदमे खा रहे हैं और बहुत कुछ झेल रहे हैं। क्या इन लोगों की बात नहीं सुनी जानी चाहिए? क्या इन लोगों के मुआवजे नहीं दिए जाने चाहिए? क्या इन लोगों को दुख देकर, इनको दर्द देकर हम 44,000 करोड़ रुपए की एक बड़े डेटा वाली और एक बड़े सपने वाली योजना को कभी पूरा कर पाएंगे? ये सवाल आपके लिए भी है। केन बेतवा से जुड़ा कोई प्रश्न हो, कोई विषय हो या आप कुछ कहना चाहते हो तो आप कमेंट में हमें कह सकते हैं। अमित भटनागर जो कि इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, हम निरंतर उनसे बातचीत करेंगे और इस आंदोलन और इस परियोजना को लेकर जो भी नए अपडेट्स आएंगे हम फिर मिलेंगे। इस इंटरव्यू में इतना ही। पेप्टिक टाइम पर खबरों का सिलसिला जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।